अब जैसे बर्तन एल्यूमिनियम वाले आ गए हैं, इवन नॉन स्टिक बर्तन बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो क्या इस तरह के बर्तनों में खाने से कैंसर फैल सकता है? तो अगर वो काले डब्बे या फॉयल वाले जो डब्बे आते हैं मतलब पैकेज्ड में इस तरह की चीज़ें, तो अगर क्या उसमें खाना गर्म करने से या सिर्फ उसी के खाने को बार बार खाने से कैंसर हो सकता है? एक बोला जाता था धोती कैंसर। धोती कैंसर? धोती कैंसर ये क्या है? मतलब धोती जो स्पेशली ईस्टर्न साइड में धोती ज़्यादा पहनते हैं और बहुत टाइटली पहनते हैं, इसे कोई कोई साड़ी कैंसर भी बोलते थे। पेटीकोट कैंसर। पेटीकोट कैंसर, ये बहुत समय से एक ही जगह से टाइट बांधने से उस स्किन में इरिटेशन होती है, तो लॉन्ग टाइम ये इरिटेशन रहता है तो उसे कैंसर बदल सकता है। तो क्या लंप या किसी गांठ के अलावा भी बॉडी के कुछ चेंजेस बताते हैं कैंसर हो सकता है? लेकिन अगर कोई लंप पड़ा हुआ है, स्पेशली अगर उसमें दर्द नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, जहाँ पे हम कोशिश नहीं कर रहे हैं लेकिन वेट लॉस हो रहा है, अगर मुंह से खून आ रहा है, चाहे मुंह से या गले से, यूरिन के रास्ते से, लैट्रिन के रास्ते से, कहीं पे अनएक्सप्लेन्ड खून आ रहा है, एक बार दिखा लेना चाहिए। आवाज़ अगर बदल रहा है, काफ़ी समय से ठीक नहीं हो रहा है आवाज़, तो ये एक लक्षण हो सकता है गले के कैंसर का। हॉर्सनेस टाइप की आवाज़? हॉर्सनेस, यस, हॉर्सनेस। जो ट्रीटमेंट्स आपने इतने सारे बताए, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं? थकावट होती है, भूख कम लग सकता है, नौशिया हो सकती है, मतलब एक जी मचलाना, वॉमिटिंग ये हो सकती है। और इसके अलावा कोई कोई मेडिसिन्स में बाल गिरते हैं लेकिन बाद में वो आ जाते हैं। म्यूकोसाइटिस जिसे बोलते हैं, छाले पड़ना, मुंह में, गले में छाले पड़ सकते हैं, लूज मोशंस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन किसी किसी में हो सकता है, नेल्स में ब्लू कलरेशन, लिप्स में, ये सारा हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें इंडिया में आज के समय में कैंसर के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका एकमात्र कारण ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है, जिसकी वजह से अर्ली डिटेक्शन जो है वो पॉसिबल है। लेकिन कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के मन में घबराहट तो ऑफ कोर्स हो ही जाती है, पर उनके मन में तमाम सवाल भी होते हैं कि आखिर ये मुझे ही क्यों हुआ, इसके लक्षण हमने कैसे नहीं पहचाने, और अगर कैंसर का पता चल गया है तो अब इसका इलाज क्या होगा, कैसे होगा, किस स्टेज का कैंसर है, जिस हिसाब से हमारा इलाज होगा। अगर आपके मन में ये सारे तमाम सवाल कैंसर से रिलेटेड है तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस सेशन में हम कैंसर पर ही सारी डिटेल जानने समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर स्वरूपा मित्रा, जो कि सीनियर डायरेक्टर और यूनिट हेड है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, फोर्टिस में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेघा, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर इन नवभारत टाइम्स। और जो टॉपिक है आज का, आई थिंक इसके बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और लास्ट टाइम जो हम लोगों ने लिवर कैंसर पर डिस्कस किया था, उसमें भी आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, इसीलिए ऑडियंस की भारी डिमांड पे डॉक्टर हमने आपको दोबारा बुला लिया है कि प्लीज़ एक बार आप कैंसर के जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है उसके बारे में भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस दें। हम सबसे पहले यही चाहते हैं कि लोगों के मन में ना सबसे पहला सवाल यही आता है कि कैंसर आखिर पनपता कैसे है किसी के भी शरीर में, तो इसका ही जवाब आप पहले दीजिए। सो कैंसर को समझने के लिए हमें समझना है कि हमारे बॉडी में सेल्स है, मल्टीपल सेल्स से हमारा बॉडी बनता है। जैसे कि हमारा बिल्डिंग बनता है ब्रिक्स से, वैसे ही हमारा बॉडी बनता है सेल्स से। और ये जो सेल्स होते हैं ये ग्रो करता है, डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है और फिर डेथ हो जाती है। ये एक साइकिल है, सेल्स की लाइफ साइकिल। एंड ये सारा कंट्रोल होता है हमारे बॉडी से। कभी ये कोई सेल में, एक आध सेल्स में कोई चेंज आ जाता है जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन जो सेल्स में डीएनए होती है उसमें जब चेंजेस होते हैं उसको म्यूटेशन कहते हैं। इसको हम बोलते हैं एक दुष्ट सेल। ये एक दुष्ट सेल बॉडी की जो नॉर्मल मैकेनिज्म है सेल ग्रोथ की कंट्रोल का, वो कंट्रोल नहीं फॉलो करता है। जैसे कि अब मान लो हमारे घर में बच्चे होते हैं, एक बच्चा दुष्ट होता है, वो घर का रूल्स फॉलो नहीं करता है, एग्जैक्टली सेम। तो ये जो सेल्स होते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं और करते जाते हैं
और जब मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है एक बड़ा ट्यूमर फॉर्म करता है, उसे हम कैंसर बोलते हैं। और ये कैंसर कहीं भी हो सकता है, लंग में, ब्रेस्ट में, कहीं पे, क्योंकि वो दुष्ट सेल कहीं भी हो सकता है। राइट। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी जाता है, जैसे कि वो खून की, ब्लड के माध्यम से और कोई दूसरे ऑर्गन में चला गया, लिम्फेटिक्स के माध्यम से और कहीं पे चला गया। तो इस वजह से कैंसर की जो शुरुआत की स्टेजिंग से जब फैल जाता है उसको हम एडवांस स्टेज बोलते हैं। ओके। तो ये जो कैंसर की स्टेजिंग है, इसको भी आप थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए कि कितने स्टेजेस ऑफ कैंसर होते हैं और किस तरीके से स्टेजेस को डिफाइन किया जाता है कि आपको किस स्टेज का कैंसर है। यस, सो कैंसर के स्टेजेस बेसिकली 4 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला स्टेज होता है बहुत छोटा सा कैंसर, छोटा सा ट्यूमर, जो कि जिस ऑर्गन में उसकी जन्म हुई है उसी में रहता है। जैसे ब्रेस्ट का है तो ब्रेस्ट में ही रहेगा। सेकेंड स्टेज है, वो उसी ऑर्गन में है लेकिन साइज बड़ा हो गया है। थर्ड स्टेज में कैंसर का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, अपने ऑर्गन से आसपास में वो फैल जाता है लेकिन दूर में नहीं गया है। जैसे ब्रेस्ट में है तो ब्रेस्ट से वो अपने नोड्स में चला जाएगा। फोर्थ स्टेज होता है जब जिस ऑर्गन से उसकी शुरुआत हुई है वहां से दूसरे ऑर्गन में चला गया है। जैसे ब्रेस्ट का कैंसर वो लंग्स में फैल गया है, बोन्स में फैल गया है, लिवर में फैल गया है, इसे हम स्टेज 4 बोलते हैं। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, ये क्योरेबल है। जनरली मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में पहला स्टेज, दूसरा स्टेज क्योरेबल है। थर्ड स्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज क्योरेबल जनरली नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसमें इलाज किया जाता है जिससे कि जो पेशेंट है उसकी लाइफ स्पैन बढ़ सके। ट्रीटेबल है, लाइफ स्पैन बढ़ सके एंड उसकी तकलीफ नहीं हो। ठीक है। तो ये जो स्टेजेस ऑफ कैंसर है, तो इसमें हर किसी के मन में ना एक चीज ये रहती है कि मुझे कैंसर क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या है। तो एक तो लोगों को लगता है कि चलो किसी की फैमिली हिस्ट्री रही है कैंसर की तो हो सकता है कि पास ऑन हो गया हो। तो क्या ये एक फैक्टर है कि अगर आपकी फैमिली में कैंसर फैल रहा है, लोगों में है, तो वो आप में भी पास ऑन होगा? Now, if you look at the numbers, बस 10 से 15% कैंसर ही फैमिली में होता है। अच्छा। बहुत कम नंबर है। बाकी सारे कैंसर्स फैमिली में नहीं होता है ना, दे आर नॉट फेमिलियल। इसके लिए हमें डर के भी नहीं रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे फैमिली में अगर कैंसर है, जरूरी नहीं है कि मेरे को भी होगा। लेकिन एक रिस्क रहता है, इसीलिए इसके लिए काफी सारे मेजर्स है जो हम लेते हैं जिससे कि तुरंत और जल्दी डायग्नोसिस हो सके। तो फैमिली कैंसर जिसमें है उनको एक स्क्रीनिंग गाइडलाइंस होती है, वो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं जो कि जीन्स की स्टडी करते हैं और उसमें वो बता देते हैं कि आपके फैमिली में कितना रिस्क है और उस रिस्क से हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके अलावा कैंसर होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? यस, सो मेघा, इसमें मैं बताना चाहूंगी कैंसर से हम इतना डरते हैं लेकिन 50% ऑफ द कैंसर्स ये प्रिवेंटेबल है। अच्छा, बचाया जा सकता है। बचाना मतलब क्यूरेटिव, मतलब हम अपने बॉडी में प्रिवेंट कर सकते हैं, आने से रोक सकते हैं। सो 50% ऑफ द कैंसर, ये WHO का डेटा है। और रेस्ट ऑफ द कैंसर्स दे आर, कोई इसका रीजन नहीं पता है। जैसे कि आप रास्ते में जाओ, एक्सीडेंट किसी को भी हो सकता है, लेकिन हमारा ध्यान ये 50% कैंसर्स पे होना चाहिए क्योंकि ये प्रिवेंटेबल है। ये इसकी जो रिस्क फैक्टर्स है इसे हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। और ये आप जो कह रही थी कि लाइफस्टाइल डिजीजेस, सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स दे आर बिकॉज ऑफ अ लाइफस्टाइल। इसे हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं एंड दिस कंसिस्ट अबाउट 40 to 50% ऑफ द कैंसर्स। बिल्कुल। तो इसमें जो आपने कहा मॉडिफाइबल है, प्रिवेंटेबल है, तो क्या क्या ऐसे कारण हैं? ऐसे मन में लोगों के तमाम सवाल रहते हैं। हमारे पास कुछ लिस्ट है, आप प्लीज बताइएगा कि क्या इन सब चीजों से कैंसर हो सकता है या नहीं। सबसे पहले आजकल जैसे कि बर्तन हमारे पहले के कंपैरिजन में चेंज हो गए। पहले हम मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे, अब जैसे बर्तन एल्यूमिनियम वाले आ गए हैं, इवन नॉन स्टिक बर्तन बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो क्या इस तरह के बर्तनों में खाने से कैंसर फैल सकता है? सी, ये सारे देयर इज नो डायरेक्ट रिस्क फैक्टर,
कि ऐसा नहीं है कि इस बर्तन में खाने से ये कैंसर होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन अगेन ये सारा एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। ये जरूर है, ये देखा गया है, हम अपने लाइफस्टाइल को अगर बदलते हैं तो कैंसर होने के रिस्क, कैंसर होने की संभावना को हम काफी हद तक टाल सकते हैं। ठीक है, ये सारे लाइफस्टाइल्स में आते हैं। इसमें ना डॉक्टर, जैसे आजकल हम लोग ऑनलाइन फूड एप्स वगैरह बहुत ज्यादा है, तो हम लोग ऑनलाइन खाने मंगाते हैं। पैकेजिंग जो आती है वो काले डब्बों में आती है, नहीं तो सिल्वर फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल वाले डब्बों में। उसमें लिखा रहता है कि इसको आप लोग बार बार रीहीट कर सकते हैं। तो अगर वो काले डब्बे या फॉइल वाले जो डब्बे आते हैं पैक्ड, मतलब पैकेज्ड में इस तरह की चीजें, तो अगर क्या उसमें खाना गर्म करने से या सिर्फ उसी के खाने को बार बार खाने से कैंसर हो सकता है? कोई भी वंस अगेन कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि इससे कैंसर होता है, लेकिन ये रिस्क फैक्टर्स डेफिनेटली है। बार बार होने से शायद कैंसर बन सके, लेकिन डायरेक्ट कोई ऐसे लिंक डायरेक्टली नहीं है। लेकिन अगर हम फूड की बात करें, फूड इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है और ये हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है। जो आपने बताया पैक्ड फूड, ये हम डेफिनेटली मना करते हैं कि पैक्ड फूड नहीं लेना चाहिए। और जो जिसमें प्रिजर्वेटिव्स है ये नहीं यूज करना चाहिए। फ्रेश होम कुक्ड फूड इज ऑलवेज द बेस्ट। बार बार उसको हम गर्म कर रहे हैं, ये दिस इज नॉट द गुड लाइफस्टाइल। ठीक है। अच्छा, आजकल ना जैसे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स है, बहुत सारे बड़े हैं, तो उसमें ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है जो कि मेकअप आर्टिस्ट वगैरह है, या इस तरह की चीज़ें मतलब आजकल बढ़ी हैं। पहले के मुकाबले आजकल मेकअप ट्रेंड्स बढ़े हैं, तो कंपनीज भी बहुत सारी आ गई हैं। बट ऐसे कुछ मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जिनकी अगर लेबलिंग देखी जाए तो उन्होंने जिस हिसाब से अपने इंग्रेडिएंट्स तैयार किए हैं उसमें बहुत हार्श केमिकल्स हैं। और ऐसे स्टडीज़ आई हैं कि इन मेकअप प्रोडक्ट्स में जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है वो हमारे डीएनए को चेंज कर सकता है। तो क्या अगर इस तरह के कोई हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, उससे कैंसर होने का रिस्क है? एनीथिंग, कोई भी कैंसर तभी होता है, एक दिन में नहीं होता है। बेसिकली अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें, कोई भी आपके बॉडी में इरिटेशन काफी समय से हो रहा है, उसमें कैंसर हो सकता है। उसमें हो सकता है कि कोई केमिकल्स हो, कोई एक जैसे हम लोग जब पढ़ा, आजकल उतना नहीं है, एक बोला जाता था धोती कैंसर। धोती कैंसर ये क्या है? मतलब धोती जो स्पेशली ईस्टर्न साइड में धोती ज्यादा पहनते हैं और बहुत टाइटली पहनते हैं। इसे कोई कोई साड़ी कैंसर भी बोलते थे, पेटीकोट कैंसर। ये बहुत समय से एक ही जगह से टाइट बांधने से उस स्किन में इरिटेशन होती है, तो लॉन्ग टाइम ये इरिटेशन रहता है, तो उसे कैंसर बदल सकता है। सिमिलरली कश्मीर में होता है एक जो वो हीट यूज करते हैं ना अपने बॉडी को गरम करने के लिए, उस हीट से जो स्किन का पोर्शन बार बार उसमें ट्रॉमा हो रहा है बिकॉज ऑफ द हीट, उससे भी कैंसर, जो कांगड़ा कैंसर बोलते हैं। तो इस तरह के एनीथिंग जो आपके बहुत समय से इरिटेट कर रहा है बॉडी का कोई पार्ट को, वो कैंसर में बदल सकता है। ठीक है। अच्छा, जैसे गैस पे जो लोग खाना बनाते हैं, तो आजकल जैसे कुछ स्मोक्ड फूड्स का चलन है कि हम खाएंगे वैसे टिक्का बना करके, चिकन टिक्का, पनीर टिक्का या कबाब टिक्का, तो उसको डायरेक्ट गैस पे बनाते हैं वो लोग। तो सिर्फ अगर डायरेक्ट गैस पे बना रहे हैं तो उसकी वजह से भी उस खाने से कैंसर हो सकता है? वंस अगेन नो डायरेक्ट एविडेंस, लेकिन स्मोक्ड फूड से एविडेंस है, स्मोक्ड फूड से कैंसर होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में स्मोक्ड फिश काफी यूज होता है, सो उसमें नासोफेरिंक्स कैंसर, मैक्सिलरी कैंसर्स काफी होते हैं। तो उससे तो रिलेटेड है। ठीक है, तो मतलब ये कुछ कुछ कारण ऐसे हैं जिनसे कैंसर होने के चांसेस हैं। रिस्क फैक्टर्स दे डेफिनेटली दे आर। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने डॉक्टर बताया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, अब इसमें ना लोगों को जैसे लक्षण जल्दी पकड़ में नहीं आते कैंसर के। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि कोई गांठ बन रही है शरीर में, कोई लंप फील हो रहा है, इसका मतलब ये कैंसर है। तो क्या लंप या किसी गांठ के अलावा भी बॉडी के कुछ चेंजेस बताते हैं कैंसर हो सकता है? यस, अगर हम खाली लंप की बात करें, लंप कहीं पे भी हो सकता है, बहुत समय से पड़ा हुआ है। सारे लंप्स कैंसर नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई लंप पड़ा हुआ है, स्पेशली अगर उसमें दर्द नहीं है, तब एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। डॉक्टर मोस्टली जो डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है वो एग्जामिनेशन से ही बता देंगे
कि ये कैंसर का हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तब वो बायोप्सी के लिए बोलेंगे। बट लेट अस टॉक अबाउट सिम्टम्स, जो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहते हैं कि कोई भी अगर सिम्टम, लक्षण बहुत समय से 3 हफ्ते से चल रहा है, नॉर्मल मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा है, तब एक बार आपको कैंसर के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, देखने के लिए कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। इसमें से क्या क्या आता है? बहुत कॉमन है वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, जहाँ पे हम कोशिश नहीं कर रहे हैं लेकिन वेट लॉस हो रहा है। ये आजकल बहुत हो रहा है क्योंकि हमारा इतना सेडेंटरी लाइफ है। अगर वेट लॉस हो रहा है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बिना कुछ किए ही जिम में गए ही मेरा वेट लॉस हो गया। लेकिन ये सारा साइलेंट एक सिम्टम हो सकता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। उल्टा ओबेसिटी, अगर मोटापा ओबेसिटी, यस यस, ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर। बाकी सिम्टम्स हैं, अगर मुंह से खून आ रहा है, चाहे मुंह से या गले से, यूरिन के रास्ते से, लैट्रिन के रास्ते से, कहीं पे अनएक्सप्लेन्ड खून आ रहा है, एक बार दिखा लेना चाहिए। आवाज़ अगर बदल रहा है, काफ़ी समय से ठीक नहीं हो रहा है आवाज़, तो ये एक लक्षण हो सकता है गले के कैंसर का। हॉर्सनेस टाइप की आवाज़, हॉर्सनेस, यस, हॉर्सनेस। बहुत से हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हाँ, ये शायद ज़्यादा बात करते हैं इसलिए हो गया है, ज़्यादा फ़ोन में बात करते हैं इसीलिए। ऐसा नहीं है हमेशा, इसको दिखा लेना चाहिए। इसके अलावा कफ, अगर कफ काफ़ी समय से आ रहा है, खाने में दिक्कत हो रही है, स्वालो करने में दिक्कत हो रही है, फीवर है, काफ़ी समय से फीवर है, ठीक नहीं हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स है, लक्षण हैं। और 3 हफ्ते से ज़्यादा बिना ट्रीटमेंट के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, एक बार दिखा लेना चाहिए। अगेन, मोस्ट ऑफ द टाइम कैंसर नहीं होगा, हाँ। लेकिन कम से कम वो डर निकल जाता है कि हाँ कैंसर नहीं है, हम और कुछ टेस्ट करें हम। ठीक है, तो ये जो आपने कैंसर का हमें बताया कि लक्षण हम कैसे समझ सकते हैं, इसमें कई बार जैसे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं। क्या ब्रेस्ट के लिए अलग सिम्टम्स आएंगे? हाँ, ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत कॉमन, आजकल तो स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में कॉमनेस्ट कैंसर है। और ब्रेस्ट कैंसर एक क्योरेबल कैंसर आजकल माना जाता है, क्योंकि बहुत अर्ली अवेयरनेस, जैसे आपके जैसे मीडिया से बहुत हेल्प मिला है, इतना अवेयरनेस बढ़ा है, तो लोगों को पता चल जाता है। आजकल हम लोग ओपीडी में देखते हैं, खुद डायग्नोस करके लेके आते हैं, इवन बिफोर अ मैमोग्राफी वो लेके आ जाते हैं। और ऐसे पेशेंट्स जल्दी ठीक हो जाते हैं। 100% क्योर रेट्स है ऐसे कैंसर्स के। ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई भी गांठ अगर है ब्रेस्ट में, चाहे एक्सिला में, मतलब जो बगल होता है वहां पे, नेक में कोई गांठ अगर है, अगर वो पेनलेस है स्पेशली, तो एक बार दिखा लेना चाहिए। इसके अलावा ब्रेस्ट के दोनों ब्रेस्ट में साइज में काफी ज्यादा अंतर है, अंतर रहता है दोनों ब्रेस्ट में, लेकिन अगर अंतर ज्यादा है, निपल से अगर कोई डिस्चार्ज आ रहा है, या कोई पानी आ रहा है, पस आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ये सब बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो इसको अगर हम सेल्फ एग्जामिनेशन करके समझना चाहें तो कैसे करें? सो सेल्फ एग्जामिनेशन ऑल वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 20 कर लेना चाहिए। और बहुत इजी होता है, कहीं नहीं जाना है, घर में ही आप कर सकते हैं। कब करें हम? मंथ में एक बार। मंथ के कौन सा दिन में? जब पीरियड्स होता है, पीरियड्स का फर्स्ट डे वो डे 1 होता है, तो जनरली 7th to 10 डेज के बाद हमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रेस्ट में पेन नहीं रहता है। कैसे करें? अपने रूम में जहाँ पे कोई देख नहीं रहा, अपना प्राइवेसी रहे, मिरर के सामने, फुल लेंथ मिरर अगर हो तो अच्छा है, तो मिरर के सामने में करना चाहिए। और हाउ डू आई डू? यहाँ से, इस एरिया से नहीं, इस एरिया से नहीं, इस एरिया से। और कैसे करेंगे? छोटा छोटा सर्कल्स ब्रेस्ट पे, हम ऐसे सर्कल्स करेंगे एंड सी द होल ब्रेस्ट। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, बहुत लाइट भी नहीं। इसमें पूरे ब्रेस्ट देखना चाहिए, आर्मपिट्स देखना चाहिए और नेक देखना चाहिए। ये, और इसके अलावा ये तो फील करना हुआ, आईना के सामने अपना कपड़ा हटा के ब्रेस्ट के साइज देखना चाहिए, कहीं पे कोई लंप दिख तो नहीं रहा है, कहीं पे कोई डिस्कलरेशन, कलर में कोई चेंज तो नहीं है, ये सारा चीज
देख लेना चाहिए। सिंपल है, इट मे टेक अबाउट 5 मिनट्स हाँ हर रोज। बिल्कुल, महीने में एक बार तो किया महीने जा में सकता है। 5 मिनट, यस। लेकिन डॉक्टर जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए सेल्फ एग्जामिनेशन है, ऐसे और भी कैंसर्स है जिसके लिए हम खुद से घर पर ही कुछ सेल्फ एग्जामिनेशन करके समझ सकते हैं? बाकी सब कैंसर जैसे पेट के अंदर का कैंसर है, ये दिखता नहीं दिखता है, नहीं है, हाँ। लेकिन माउथ का कैंसर है, ये हमें दिखता है। हाँ। हम हर रोज जब ब्रश करते हैं तो एक बार हम अपना माउथ चेक कर सकते हैं, टंग में, चीख के अंदर में, टॉन्सिल के पास ये देख सकते हैं एक बार, नेक में कहीं पे कोई गांठ है कि नहीं, ये खुद हम अपना बॉडी देख सकते हैं। ठीक है। और ऐसे भी बॉडी में कहीं पे, जैसे हमने लंप की बात की, कहीं पे लंप है, ये तो इजी है, नहाते समय भी पता चल जाएगा। अगर लंप दिखे तो एक बार तुरंत एक बार कर जाकर के लेना दिखा चाहिए। लेना Yes, चाहिए। yes. तो इसमें अगर जैसे किसी को थोड़ा सा भी लग रहा है कि सिम्टम समझ में आ रहे हैं, लंप जैसा कुछ फील हो रहा है, खास करके जैसा आपने कहा बिना दर्द वाली कोई गांठ अगर फील हो रही है तो किस डॉक्टर के पास जाकर के हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर के पास कोई भी एक प्रैक्टिशनर है तो आप जा सकते हैं। उनको अगर लगेगा कि इसमें हाँ कुछ है, वो आपको रेफर कर देंगे दूसरे हायर सेंटर में। अगर आप कोई टाउन में रहते हैं तो इट विल बी बेटर कि आसपास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वैसे जगह में जाना चाहिए। आजकल हर हॉस्पिटल में एक प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी एक डिपार्टमेंट रहता है, जहाँ पे किसी को उनको कुछ भी नहीं है, लेकिन वो डिपार्टमेंट में जाके अपना चेकअप करा सकते हैं। इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट भी होती है, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं। ये प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, हर हॉस्पिटल में रहता है। वो आपको चेक करके आपके हिस्ट्री लेके बता देंगे कि आपको क्या क्या टेस्ट कराना चाहिए। जनरली और कोई टेस्ट नहीं होता है। अगर उसमें शक नहीं है तब जनरली वो एग्जामिनेशन करके ही भेज देंगे। अगर उनको शक रहता है तो बायोप्सी या एफएनएसी के लिए बोलेंगे। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि बायोप्सी करना चाहिए, क्योंकि एक मिथ है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा। बिल्कुल नहीं है, लेकिन बायोप्सी प्रॉपर जगह से प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कोई भी एक छोटे सेंटर में जिसके पास सारा फैसिलिटी नहीं है वहां पे नहीं करना चाहिए। जो ट्रेंड है तो वो करे तो बायोप्सी करना चाहिए, बिकॉज बिना बायोप्सी का हमें तो पता नहीं रहेगा कि कैंसर है कि नहीं, और अगर कैंसर है किस तरह के कैंसर है, ये सारी चीजें हमें बायोप्सी से ही पता चलता है। और जो ये स्कैन्स है जैसे कि पेट स्कैन है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, क्या ये सभी कैंसर डिटेक्ट करते हैं? यस, ये इसके बाद ये डिटेक्ट एग्जैक्टली नहीं करता है, डिटेक्शन खाली बायोप्सी से होती है। अच्छा, ठीक है। एमआरआई से, सीटी स्कैन से हमें पता चलेगा वो कैंसर कहाँ पे, जैसे हम स्टेजिंग की बात कर रहे थे, ये स्टेज 1 स्टेज 2 है कि नहीं और बाहर फैला है कि नहीं। स्टेजिंग के लिए हमें बाकी सब स्कैन्स की जरूरत होती है। ठीक है। तो ये सारे स्कैन्स हो गए, इस तरह की चीजें जो आपने कहा कि स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह हो गई। अगर भगवान ना करे बट किसी को कैंसर पॉजिटिव आ गया कि हाँ इनमें कैंसर है, तो स्टेजेस के हिसाब से फिर उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है? एग्जैक्टली, हर एक स्टेज का ट्रीटमेंट अलग होता है, और यही नहीं, हर एक कैंसर का ट्रीटमेंट अलग होता है। हर एक स्टेज का ट्रीटमेंट अलग होता है। आजकल हम कस्टमाइज कर रहे हैं ट्रीटमेंट। ब्रेस्ट कैंसर सिमिलर स्टेज 3 पेशेंट्स में है, तीनों के चांस है कि ट्रीटमेंट अलग होगा। क्योंकि आजकल हर कैंसर का बायोप्सी के बाद मॉलिक्यूलर स्टडीज होती है। सो मॉलिक्यूलर स्टडीज से पता चलता है कि हर एक कैंसर डिफरेंट है। सो जनरली सब कैंसर्स में ट्रीटमेंट अलग होगा, हर एक स्टेज का ट्रीटमेंट अलग होगा। और हो सकता है ये ट्रीटमेंट में थोड़ा सा, बहुत समय पेशेंट्स बोलते हैं कि आपने ये बताया, दूसरे डॉक्टर ने ये ट्रीटमेंट बताया। ये हो सकता है बिकॉज एक ही स्टेज का मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकता है, एंड देयर कैन बी 2 डॉक्टर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक डॉक्टर गलत है एक डॉक्टर सही है, बिल्कुल नहीं, दोनों करेक्ट है, लेकिन दोनों का अप्रोच अलग है। तो ऐसे जो सेकंड ओपिनियंस आजकल लेते हैं, बिल्कुल लेना चाहिए सेकंड ओपिनियन। वी ऑलवेज एनकरेज सेकंड ओपिनियन, क्योंकि ट्रीटमेंट आजकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और इसमें पेशेंट को ट्रस्ट होना और पेशेंट को समझना ये बहुत ज़रूरी है। तभी जब तक पेशेंट के मन में एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। so इसलिए इट इज़ बेटर कुछ टाइम आप ले लो कि अपने डिजीज को समझने में, उसकी स्टेजिंग करने में, ओपिनियंस लेने में, उसके बाद एक बार समझ में आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए,
तब ट्रीटमेंट फॉलो करो आप। तो इस ट्रीटमेंट में जैसे जो थेरेपीज वगैरह हैं या रेडिएशन है, इनका क्या रोल होता है और ये कैसे इलाज करते हैं कैंसर सो कैंसर के 2 मेन मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट है, एक लोकल, एक सिस्टमिक। लोकल मीन्स जहाँ पे कैंसर है उसी जगह में काम कर रहा है, और सिस्टमिक का मतलब होता है पूरे बॉडी में उसका। लोकल ट्रीटमेंट में है सर्जरी एंड रेडिएशन। सर्जरी होती है, और अगेन कैंसर की सर्जरी ऑलवेज बेटर होता है कि ऑन्को सर्जन करे। अच्छा। क्योंकि कैंसर सर्जरी जनरल सर्जरी जैसे नहीं है, इसकी प्रोटोकॉल्स अलग होती है, इसलिए एक ट्रेन्ड ऑन्को सर्जन करे तो वो बेटर होता है। टॉकिंग अबाउट रेडिएशन, जो दूसरा लोकल ट्रीटमेंट है रेडिएशन ट्रीटमेंट। रेडिएशन एक्सरेज से होता है, ये बहुत टारगेटेड होता है। बहुत समय सर्जरी के बाद रेडिएशन लगती है, बहुत समय सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, ओनली रेडिएशन इज इनफ। तो ये आपके जो ऑन्कोलॉजिस्ट है यही बताएंगे कि किसके लिए कौन सा लोकल ट्रीटमेंट जरूरी है। सिस्टमिक ट्रीटमेंट में बहुत आजकल आ गए हैं, कीमोथेरेपी तो है ही, इसके अलावा हार्मोन थेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट है, इम्यूनोथेरेपी है। ये सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, और जो कि हर एक पेशेंट के लिए अलग होगा। एक बार आप हमें थोड़ा ब्रीफ में समझा दीजिए कि रेडिएशन क्या होती है, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, कैसे की जाती है? यस, सो रेडिएशन थेरेपी जैसे आपको बताया, ये मशीन से दिया जाता है, लीनियर एक्सेलरेटर। ये इमेज गाइडेड आजकल होता है, और जहाँ पे हमें रेडिएशन देना है, जहाँ पे हमें ट्रीटमेंट करना है, उसी जगह में जाता है। सारे नॉर्मल ऑर्गन्स बिल्कुल सेफ रहता है। सो बहुत समय रेडिएशन के बारे में लोग डरते हैं कि हमारे बॉडी के और पार्ट्स में होगा, नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाती है अगर प्रॉपर मशीन इंस्टीट्यूट में है। कीमोथेरेपी ये तो एज ओल्ड ट्रीटमेंट है। कीमोथेरेपी का मतलब होता है दवाई होती है जो कि चाहे इंट्रावीनस दिया जाता है और ओरल भी होती है कीमोथेरेपी। ये मेडिसिन होती है जो दिया जाता है। टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इसके लिए हमें बायोप्सी जो निकला है उससे और टेस्ट्स होता है। अच्छा। टारगेट मतलब ये देखने के लिए कि उस कैंसर में और कोई टारगेट है कि नहीं, जिस टारगेट को, ये एक तरह की प्रिसिशन ट्रीटमेंट है। हर एक कैंसर के लिए कीमोथेरेपी है, लेकिन उस पर्टिकुलर कैंसर का कोई टारगेट होगा जिसके लिए कोई मेडिसिन उसी टारगेट में एक्ट करता है। सो वो टारगेट हर एक कैंसर में नहीं होता है, हर एक कैंसर का अलग टारगेट होता है। बायोप्सी से हम टारगेट को चुनते हैं और उसी टारगेट को हम प्रिसिशन पे दवाई से अटैक करते हैं। इम्यूनोथेरेपी है हमारे इम्यूनिटी, हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है उसका काम है इन्फेक्शन को रोकना। जैसे हम वैक्सीन्स लेते हैं, वैसे ही इम्यून का एक है कि जो कैंसर होने की जो प्रक्रिया है उसको रोकना। इस इम्यूनिटी का जब हम हेल्प लेते हैं, इसी इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं डिफरेंट मेडिसिन से, जिससे कि हम कैंसर को रोक सके, और नॉट ओनली रोक सके, जो ऑलरेडी है उसको हम किल कर सके अपने इम्यूनिटी के दौरान। मतलब कोई बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, अपने ही इम्यूनिटी से हम उस कैंसर को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए जनरली आजकल जब सब में हम नहीं दे सकते इम्यूनोथेरेपी, जिसमें हम दे सकते हैं इट इज सेफर मेनी टाइम्स, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। आज मॉर्निंग में ही मेरे पास एक कॉल आया था कि मैम मेरे मदर को कैंसर हुआ है, हमें और कुछ नहीं, बस इम्यूनोथेरेपी ही चाहिए। तो ये सारे बहुत चीज़ें हैं कि इतना ज़्यादा हम इसके बारे में बात करते हैं, और इसलिए लोगों को लगता है ना इम्यूनोथेरेपी ही सब में है। ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं कि शुरू में ही हम सब में इम्यूनोथेरेपी देते हैं, किसी में देते हैं, किसी में बाद में देते हैं। तो कहाँ पे कब दें ये ऑन्कोलॉजिस्ट ही डिसाइड करता है। जो ट्रीटमेंट्स आपने इतने सारे बताए, तो इनके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? साइड इफेक्ट्स मोस्टली कीमोथेरेपी का या एनी ट्रीटमेंट, आप चाहे एक एंटीबायोटिक लीजिए, उसमें भी साइड इफेक्ट्स होती है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि साइड इफेक्ट होता है, जैसे व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स, स्मॉल टाइम पेन फॉर लॉन्ग टाइम गेन। छोटी समय के लिए कोई तकलीफ होती है, लेकिन वो चला जाता है।
और किसके लिए, एक बाद में एक गेन के लिए, दैट मीन्स एक क्योर अचीव करने के लिए। जनरली जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, थकावट होती है, भूख कम लग सकता है, नौशिया हो सकती है, मतलब एक जी मचलाना, वॉमिटिंग ये हो सकती है। और इसके अलावा कोई कोई मेडिसिन्स में बाल गिरते हैं लेकिन बाद में वो आ जाते हैं। और आजकल एक ट्रीटमेंट होती है कीमोथेरेपी में जिसमें हम स्काल कूलिंग बोलते हैं, उसमें हम बाल गिरने की प्रक्रिया को कम कर सकते हैं। अच्छा। ये जब भी कोई कीमोथेरेपी लेंगे एक बार मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं कि हम वो स्काल कूलिंग हम कर सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा थोड़ा म्यूकोसाइटिस जिसे बोलते हैं, छाले पड़ना, मुंह में गले में छाले पड़ सकते हैं, लूज मोशंस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन किसी किसी में हो सकता है, नेल्स में ब्लू कलरेशन, लिप्स में ये सारा हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट आजकल बहुत है। हम विटामिन देते हैं, बाकी इम्यून ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंट्रोलेबल है। कभी अगर ऐसा होता है कि पेशेंट नहीं ले पा रहे हैं, तब बहुत सारे पेशेंट अपने आप छोड़ देते हैं डर के। ये नहीं करना चाहिए। एक बार मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करना चाहिए और ऑन्कोलॉजिस्ट खुद ही बताएंगे कि नहीं अभी आप नहीं कर पा रहे हो तो लेट अस स्टॉप और कुछ करें हम। और इसमें और एक होता है ब्लड काउंट्स घटना, जिसमें कि आपके टोटल काउंट्स, प्लेटलेट्स, ये सारे घट सकते हैं। अच्छा। ये भी एक साइड इफेक्ट होता है, लेकिन ये सब चीज के अगेन हल होते हैं। दे आर ट्रीटेबल। राइट। तो इस तरीके से मतलब कैंसर के जो ट्रीटमेंट्स उस पर हमने डिस्कस किया। हम चाहते हैं डॉक्टर कि आप एक बार हमारी ऑडियंस के लिए ये ज़रूर बताएं कि आज के समय में हम ऐसे क्या बदलाव कर सकते हैं अपनी जीवन शैली में जिससे कैंसर को बहुत हद तक बचाया जा सकता है। बिल्कुल, मैं यही क्वेश्चन के लिए वेट कर रही थी अभी तक। जैसे बताया 50% ऑफ कैंसर्स आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के लिए है, जो कि हम हमारे अपने कंट्रोल में हम चेंज कर सकते हैं। इसमें है एक लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। एक ओबेसिटी आजकल एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, अपने कंप्यूटर में ही बैठ के काम करते हैं और एक्सरसाइज कम हो गया है। ओबेसिटी एक साइलेंट फैक्टर है जो कि कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स ओबेसिटी रिलेटेड है। हमारा ओबेसिटी हम कैसे मेजर करते हैं? हमारा BMI से हम मेजर करते हैं। अगर हमारा BMI 30 से ज़्यादा है, कैंसर होने की रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। हमारा नॉर्मल कितना होना चाहिए? BMI 25 के करीब होना चाहिए, ये एक नॉर्मल BMI। और एक पैरामीटर है जिससे हम ओबेसिटी या कैंसर रिस्क मेजर करते हैं, वो है हमारा वेस्ट सर्कमफेरेंस। वेस्ट सर्कमफेरेंस अगर 4 इंच से बढ़ा, रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ जाता है। इसलिए जिसका भी वेस्ट की गर्थ बढ़ रहा है उसको बिल्कुल उसको घटाना चाहिए। ये एक बहुत प्रूव्ड रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा एक्सरसाइज, वो जरूर ये एक ओबेसिटी रिलेटेड है। एक्सरसाइज अपने लाइफस्टाइल में एक पार्ट होना चाहिए। और कितना एक्सरसाइज हम करें? अगर हम मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अबाउट 150 मिनट्स पर वीक होना चाहिए। अगर थोड़ा सीवियर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉडरेट से ज़्यादा इंटेंसिटी की, तो अबाउट 75 मिनट्स पर वीक होना चाहिए। सिंपल करने के लिए 30 मिनट्स एवरी डे एक्सरसाइज होनी चाहिए। सो दिस शुड बी इन आवर लाइफस्टाइल। खाने में होममेड फूड इज ऑलवेज बेस्ट। इसमें देखना चाहिए कि आपके फाइबर्स होना चाहिए, व्हीट, होल ग्रेन्स ये होना चाहिए। जैसे मैदा से बेटर होता है, आटा बेटर होता है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जिसमें कलर्ड हो, जैसे पालक है, फिर टमाटर है, एप्पल, ऑरेंजेस, जो कलर्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स है वो लेना चाहिए। लिक्विड एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लिक्विड आपको लेते रहना चाहिए, चाहे जूस हो, वाटर हो, ये दिन भर 3 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इज स्मोकिंग
किसी भी फॉर्म से नहीं करना चाहिए, चाहे वो हुक्का हो, तंबाकू हो, सिगरेट हो, रिवर्स स्मोकिंग हो, अंदर में रखने वाला खैनी हो, किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए। और एक टर्म है पैसिव स्मोकर। हो सकता है मैं खुद नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे आसपास बैठे लोग वो कर रहे हैं। ये पैसिव स्मोकिंग है। इनफैक्ट पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा खतरा देता है, इसलिए आसपास में अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर घर में फादर स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनके बच्चों को कैंसर होने के रिस्क ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा कि जैसे कि उनको जितना रिस्क है, उनके आसपास के लोगों को ज़्यादा रिस्क है। लेकिन स्मोकिंग के बारे में एक पॉजिटिव फैक्टर भी है कि ये एक एडिक्शन है। जैसे कि आप छोड़ देंगे, हाँ, आपके बॉडी में हीलिंग शुरू हो जाती है। स्मोकिंग से खाली कैंसर ही नहीं होता है, ब्लड वेसल्स की डिजीज होती है, हार्ट के डिजीज होते हैं, स्ट्रोक होते हैं, जो सर्कुलेशन रिलेटेड है। ये सारे चेंजेस हीलिंग मंथ्स में शुरू हो जाता है स्मोकिंग क्विट करने के विद इन कुछ मंथ्स। आपके सर्कुलेशन बढ़ने लगते हैं, हार्ट की फंक्शन बढ़ने लगती है, लंग्स की फंक्शन बेटर होने लगती है, एंड इन अबाउट 10 years टाइम कैंसर होने के रिस्क आधा हो जाता है। इसलिए अगर स्मोकिंग कोई कर रहा है, इट इज नेवर लेट। आज अगर आपने डिसाइड किया है, आज ही छोड़िए। और आजकल बहुत सपोर्ट ग्रुप्स है जो कि हेल्प करता है कि आपको स्मोकिंग छोड़ने में। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें अगर हम बदलेंगे तो कैंसर होने के चांसेस को हम बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा घटा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कैंसर पर इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ साझा करने के लिए। आपने सच में इसे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया है, क्योंकि हमारी ऑडियंस के मन में जितने डाउट होंगे आई एम श्योर वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच ऑडियंस, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे और भी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।